सर आपके हिसाब से आईएएस और आईएएस की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? देखो, जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। सर आईपीएससी ने आरएएस के एग्ज़ाम में कुछ पैटर्न में चेंजेस करे हैं, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखिए, पैटर्न में चेंज जो हुआ है ना, वो थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न की तरफ जा रहा है। सर आईएएस आरएएस के तीनों चरण, प्री मेंस और इंटरव्यू में सबसे पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े काम नहीं चलता। अब उसमें पढ़ने के लिए फिर ज़रूरी क्या है कि वो बिना स्ट्रेटजी के पढ़ना फिर वो बेकार है। चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो, दोनों को ही ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। सर आपके अकॉर्डिंग सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो सर स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करे? मैम, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के टाइम में देखा जाए तो। हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम नेविगेटर्स, योर अल्टीमेट गाइड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेविगेटर्स टॉक के आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं दलवीर सर। हेलो सर। हेलो मैम, तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने आरएएस के 4 बार इंटरव्यूज़ दिए, 3 बार आईएएस के इंटरव्यू दिए और फाइनली मैं इसी कॉम्पिटिटिव लाइन में आ गया। आईएएस और आरएएस की मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ। आरजेएस वाले बच्चों को मैंने खूब पढ़ाया। तो अब फिलहाल 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, पढ़ने और पढ़ाने वाला। ओके सर। तो सर आरएएस क्या है, कैसे है, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, आरएएस एक सिविल सर्विसेज का पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईएएस और आरएएस 2 एग्जामिनेशन है और राजस्थान की और भारत की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सेवाओं में से हैं। तो प्रेस्टीज इसकी इतनी ज़्यादा है कि हर कोई शायद एक एम्बिशन लेके चलता है कि उसको फाइनली आईएएस बनना है कि आरएएस बनना है। अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूँ तो आईएएस सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस है और राजस्थान के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस आरएएस है। तो सर इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं? आईएएस और आरएएस दोनों में ही 3 स्टेज होती हैं। पहला प्री का, दूसरा मेंस का, तीसरा इंटरव्यू का। प्री का जो एग्जामिनेशन है वो आपसे चेक करता है आपकी इन्फॉर्मेशंस को, आपकी नॉलेज को और आपका जो नॉलेज है उसकी सटीकता को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कितने ज़्यादा सही आप इसका आंसर दे सकते हो। उसमें बिल्कुल माइन्यूट सा वो ऑप्शनल में डिफरेंसेस करेंगे और वो आपको फिर आंसर उसका सही निकालना है। मेंस में वो आपकी राइटिंग स्किल को, एनालिटिकल पावर को चेक करना चाहते हैं और इंटरव्यू में ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी एक उसके सूट करती है नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए वो ये चेक करना चाहते हैं। ओके सर। तो सर आरएएस के एग्ज़ाम के लिए एक मिथ है कि अगर आप आरएएस की तैयारी करते हो तो आपके राजस्थान के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसा पूरी तरह से तो सही नहीं मानता क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि आरएएस के एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ और है, आईएएस के एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ और है और बाकी एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ और है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसका सेम पैटर्न है तब तो वो चल जाता है कि आप उसकी तैयारी एक साथ कर लो क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब अगर मान लो एक जैसा सब्जेक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर पटवारी की बात करें उसका सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। अगर हम ग्रेड टीचर्स की बात करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उनका बिल्कुल ही सिलेबस अलग है। एसएससी बैंक का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे में साथ साथ तैयारी करना बहुत बड़ा जो है ना वो चैलेंज है। तो मेरे हिसाब से एक साथ तैयारी नहीं करनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आईएएस और आरएएस तो कॉमन है, ऑलमोस्ट दोनों का 70% तो सिलेबस मैच करता है ये जीएस का, तो आईएएस में केवल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है अलग से जो आपको पढ़ना होता है, वो आरएएस में नहीं है। तो आरएएस में 4 जीएस के कॉमन पेपर्स हैं, जबकि आईएएस में जो है वो जीएस के पेपर्स के साथ साथ में एक ऑप्शनल पेपर और होता है जो किसी एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है और उसका आपको फिर एग्जामिनेशन अलग से देना है। तो सर आपके हिसाब से आईएएस और आईएएस की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? देखो, जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। बेटर तरीका तो ये कि आप 12th के बाद स्टार्ट कर दें, क्योंकि आजकल का जिस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ का, ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। तो ऐसे में वो टाइम ही ख़राब करना हो गया है, ग्रेजुएशन वाला टाइम। तो बेटर ये कि हम लोग क्या करें कि उसमें फर्स्ट ईयर के साथ में इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद आपके दिमाग में आया कि मुझे वारिस की तैयारी करनी चाहिए तो आप कर सकते हो, या आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पकड़ना जरूरी है। सर यानी आरपीएससी केवल एक 12th या ग्रेजुएशन करने से ही आप एलिजिबल नहीं होते। आप एलिजिबल तब होते हो जो आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होती है। सर आरपीएससी में स्टार्टिंग से अभी तक क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब लास्ट कुछ ईयर्स में लगातार एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं, कैलेंडर वगैरह, क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे अभी फ़िलहाल 2018 का एग्जामिनेशन हुआ, फिर 21 का हुआ, फिर 23 का हुआ, 24 का और अभी 25 की खबर आना शुरू हो चुकी है कि शायद दिवाली पे 2025 आरएएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आईएएस का कैलेंडर बिल्कुल रेगुलर है, हर साल एग्जामिनेशन होते हैं। तो जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं उनको तो हर साल एग्जामिनेशन देना ही देना है। लेकिन अब फॉर्चुनेटली आरएएस का एग्जामिनेशन देने वाले भी हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको हर बार अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को फेस करने का, अपने आप को रिकवर करने का, हर चीज़ से अपने आप को रिफ़ाइन करने का मौका मिलता रहता है। सर आरपीएससी ने आरएएस के एग्ज़ाम में कुछ
पैटर्न में चेंजेस करें तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखिए पैटर्न में चेंज जो हुआ है ना वो थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न की तरफ जा रहा है। यानी पहले जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि आरएएस के एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम होते थे, फैक्चुअल ज़्यादा होते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है, जो बिल्कुल यूपीएससी वाले हैं। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरएएस की तैयारी करना ईजी है। लेकिन जो पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि मैं आरएएस निकाल लूँगा, उनके लिए बहुत टफ हो गया। सर आईएएस आरएएस के तीनों चरण प्री मेंस और इंटरव्यू में सबसे पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तैयारी तीनों की एक साथ ही करनी चाहिए। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले प्री कर रहे हो फिर मेंस कर रहे हो फिर इंटरव्यू कर रहे हो, वो अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास कंटेंट तो एक ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी आप प्री के लिए भी पढ़ते हो, मेंस के लिए भी पढ़ते हो। मान लीजिए रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में काम आने वाला है कि जो पिछले वाइस प्रेसिडेंट थे श्री जगदीप धनखड़, उन्होंने रिज़ाइन दिया तो वो कौन से आर्टिकल के हिसाब से दिया, वो एक पार्ट हो गया उसका। फिर जैसे मान लीजिए दूसरी चीज़ उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया, क्या ऐसा कोई अथॉरिटी है कि उनको रिमूव भी किया जा सकता है, फिर उनका इलेक्शन किस तरह से हुआ। अब ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को तैयार करने वाला टॉपिक हो गया। मैं ये कहूँ कि आप इसको पढ़ोगे तो केवल प्री निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। नेपाल में जैसे अभी वायलेंस चल रही है, अब ये जो वायलेंस है ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए है। अब इंटरव्यू के लिए क्यों है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वो जानना चाहते हैं कि इसमें इंडिया का रोल क्या है। इसमें नाम आ रहा है कुछ बाहर की एजेंसीज़ का रोल भी हो सकता है, कुछ जैसे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल एजेंसी शायद ये हुआ, जेनजी मूवमेंट किस तरह का होगा, सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। अब ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। तो सर आईएएस आरएएस जो है वो भारत और राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, जी तो इसकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए इसे पास करने की? देखो सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े काम नहीं चलता। अब उसमें पढ़ने के लिए फिर ज़रूरी क्या है कि वो बिना स्ट्रेटजी के पढ़ना फिर वो बेकार है। यानी अगर आप किसी भी लड़ाई के मैदान में उतरते हो और बिना स्ट्रेटजी को उतरते हो तो फिर वो जीतने वाली चांसेस उसमें कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो लड़ाई को जीतना ज़रूरी है तो और सर लड़ाई को जीतने के लिए स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्री से लेकर इंटरव्यू तक की स्ट्रेटजी पहले ही बना लें, जैसे जैसे आप स्टेप आगे जाते जाते हैं? नहीं, पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी क्योंकि बीच में फिर तैयारी के दौरान ये नहीं हो सकता। यानी सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए कैसे कि उसको आप सोचना शुरू करो कि मुझे करना क्या है। यानी आपने पहले अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पकड़ लें कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। उसके बाद फिर क्या काम करना है उसमें कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करना है और वीकनेस को धीरे धीरे करके ख़त्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है। अब वो इंट्रोवर्ट होना उनके लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाता है एक तरह से। वो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते, वो इंटरव्यू में उनको जोर आना शुरू हो जाता है क्योंकि आपको सामने वाले के सामने खुद को प्रेजेंट करना है। तो अब ये वीकनेस है आपकी इंट्रोवर्ट होना, इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। आप में राइटिंग स्किल आपकी नहीं है तो ये आपकी वीकनेस, इस पर काम करना ही पड़ेगा। तो पहले वीकनेस को पकड़ना है और अपने स्ट्रेंथ को पकड़ना है। कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस लगातार बढ़ रहे हैं या पॉलिटी क्वेश्चंस लगातार बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल क्वेश्चंस लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, आपको उसको पढ़ने में जोर आ रहा है तो फिर वो जोर हमेशा आता ही रहेगा। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक साथ पकड़ना जरूरी है इसमें। सर आपके अकॉर्डिंग सफलता का मूल मंत्र क्या है? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी है। यानी आपको हर हाल में सेल्फ मोटिवेटेड बना रहना और उसमें हमेशा ये तैयार रखना है कि मेरी जो कमजोरियाँ हैं उसको मैं लगातार दूर करता रहूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू का वेट नहीं करना कि कब मेरा प्री होगा कब मेंस होगा, आपको स्ट्रेटजी बना करके जुड़ जाना चाहिए। यानी सबसे पहले जो आपके सामने सिलेबस है उस सिलेबस को थॉरली आपको याद रहना चाहिए। दूसरा फिर PYQs को लगातार देखना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चलता है, क्वेश्चन की कितनी जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है, उसको कितना डीप वो उसमें किसी कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं वो पता चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें सबसे पहले तो कि वो क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। अब वो चाहे प्री के क्वेश्चंस हों चाहे वो मेंस के क्वेश्चंस हों। तो पहला हो गया कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा PYQs आपके सामने हमेशा रहने चाहिए और तीसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लगातार डिस्कशन कर रहे हो। यानी जैसे कि एकेडमिक जो होता है ना तैयार करना, उसमें तो कई बार क्या होता है कि आप शायद अकेले बैठ के पढ़ते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ आते हो कंपटीशन में तो बिना डिस्कशन की तैयारी नहीं हो सकते। डिस्कशन का मतलब यहाँ हो गया कि आपके सामने 2-3 जने ऐसे हों जिनके साथ आप बैठ के क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हो। अब इसमें ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल है तैयारी में। तो इसीलिए सिलेबस को मैंने पहला पार्ट दिया, फिर मैंने PYQs को लिया, तीसरा मैंने डिस्कशन को लिया। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा कि आपको लगातार तैयार करना है, चाहे वैकेंसी आ रही हो चाहे वैकेंसी नहीं आ रही हो, लेकिन आप हमेशा उसके लिए तैयार रहनी चाहिए।
सर जैसे आपने कहा कि ग्रुप डिस्कशन का बहुत रोल है, तो इसको थोड़ा आप डिफाइन करेंगे? देखिए, ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि जैसे आजकल 2 तरह के स्टूडेंट्स हम लेके चलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन का मतलब है वो एक क्लासरूम में आते हैं, जहाँ उनके सामने 100-200 लोग उनके साथ बैठे होते हैं। उनमें से कुछ लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, उनके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। अब चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो, दोनों को ही ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जीडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप साथ बैठते हो, आपके दोस्त बनते हैं, दोस्त बनते हो, थोड़ा सा आप सोशल होते हो। शायद कुछ लोनलीनेस कई बार स्टूडेंट फील करते हैं, तो दोस्तों के संग बैठते हैं तो हर तरह की बातें होती हैं, तो वो एक बड़ा फ़ायदा होता है कि आप पे जो लोनलीनेस है वो निकलती है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, जो कुछ आपने पूरे दिन में पढ़ा होता है, आप उसको डिस्कस करते हो। डिस्कस करने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने कोई इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा, या मान लीजिए कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा। अब आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आप अगर किसी के सामने उसको प्रेजेंट करोगे तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होगा कि आप उसको पहले तो ढंग से तैयार करोगे, क्योंकि आपके सामने एक चैलेंज है कि आपको शाम को उसको किसी को प्रेजेंट करना है। तो आपके ऊपर एक मोटिवेशन रहेगा, इंस्पिरेशन रहेगी कि मुझे इसको प्रेजेंट करना है। पहला फ़ायदा तो ये। दूसरा फ़ायदा ये कि जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट आपको याद हैं, कुछ पॉइंट आपके दूसरे फ्रेंड को याद हैं, कुछ पॉइंट तीसरे फ्रेंड को याद हैं, तो एक पूरा का पूरा जो है ना कोलैब होगा, और उसमें वो पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कशन हो जाएगा, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक वो याद रहता है। तो ग्रुप डिस्कशन में एक तो स्टैटिक लेना चाहिए सब्जेक्ट कोई भी। जैसे मान लीजिए जो आपके क्लास में चल रहा है आपने वो ले लिया, या आप एक बार रिवाइज करना चाह रहे हो वो टॉपिक ले लिया, और एक टॉपिक आप करंट अफेयर्स का ले लो। तो 2 टॉपिक्स को हमेशा एक साथ बैठ कर डिस्कशन करना चाहिए, कम से कम 3-4 लोग होने चाहिए। अब अगर आप ऑनलाइन वाली कंडीशन में हो तो कुछ जैसे कि वीडियो कॉल कर सकते हैं, या जूम मीटिंग इस तरह कुछ कर सकते हैं, तो उस पर बैठ करके आप लोग 3-4 लोग 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको टाइम मिल रहा है, उसमें ये ग्रुप डिस्कशन जरूर से करना चाहिए। मतलब काफ़ी अच्छा रोल है इसका, हाँ, बहुत इफेक्टिव रहता है इफेक्टिव रहता है। जी। तो सर तैयारी के लिए जयपुर या दिल्ली जैसी किसी सिटी जाना ज़रूरी है? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं, संघर्ष करने वाले तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जयपुर दिल्ली जो है वो आपको माहौल देता है, आपको एक इनर कंपटीशन देता है, सेल्फ मोटिवेशन देता है, क्योंकि आप जैसे लाइब्रेरी में बैठे होते हो तो आपके साथ सारे के सारे तैयारी करने वाले वही लोग होते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि देख ये सुबह से बैठा हुआ है तो मैं भी बैठूँ, ये देखो ये चीज़ इस बुक को पढ़ रहा है तो मैं भी इसको पढ़ूँ। तो वो आपस में जो डिस्कशन होता है ना, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैं ये कहूँ जो जयपुर आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, दिल्ली चला जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो हमेशा बाकी लोगों से आगे चलता है। तो वो यूँ आगे चलता है कि उसके पास उनको बुक्स का पता होता है, कौन सी बुक्स अच्छी आ रही हैं, कौन से नोट्स अच्छे आ रहे हैं, या किस तरह की चीज़ें अभी ट्रेंड में चल रही हैं, किस तरह एग्ज़ाम क्या क्वेश्चंस का पैटर्न चल रहा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसको ये होता है कि वो हमेशा एडवांस होता है बाकी लोगों से, ये उसका फ़ायदा। सर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स की जो फ़ी है, उसके प्लेटफॉर्म की क्वालिटी को, मतलब क्वालिटी को डिसाइड करती है वो कि फीस कम है, ज़्यादा है? देखो, जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। यानी इसका मतलब है कि मैं अगर फ़ी की बात करूँ, कोई फ़ीस बहुत कम है या किसी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो क्या हर बार नहीं होता कि जिसकी फ़ीस ज़्यादा है वो हमेशा अच्छा होगा। यानी आप जैसे मार्केट में मान लीजिए कोई बुक खरीदने जाते हैं, तो एक बुक है वो ज्योग्राफी की मान लीजिए 100 रुपये की है, एक बुक 1000 रुपये की, एक बुक 500 रुपये की है। तो मैं ये बोलूँ जो 100 रुपये की है वो बहुत ख़राब है, किसी काम की नहीं है, या जो 1000 की है वो बहुत अच्छी है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, या 500 की है वो दोनों के बीच में, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी ने पेज क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी तो उसकी प्राइस बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसका कंटेंट कम कर दिया उसने। तो हमें एक्चुअली प्राइस जो है ना, जब हम एवेल्यूशन करने बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि प्राइस से ज़रूरी उसका क्वालिटी देखनी ज़रूरी है। यानी केवल प्राइस से काम नहीं चलता, आप प्राइस कंपैरिजन करो लेकिन उसके पहले क्वालिटी कंपैरिजन करो। आपको लग रहा है कि ये जो अलग अलग जो फीस स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है, तो उसमें किसकी कितनी फीस है वो मैटर नहीं कर रही, उसकी क्वालिटी कितनी वो मैटर कर रही है। यानी मान लीजिए आप किसी बहुत सस्ते कोर्स के चक्कर में पड़ गए, तो हो सकता है शायद आपको वो कोर्स 3 बार करना पड़ जाए, क्योंकि वो आपको पैसे के साथ साथ टाइम भी ख़राब करके दे दो। तो इसलिए सबसे पहले क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो पहले वो क्वालिटी जो है उसको देखना ज़रूरी है। मतलब फी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। बिल्कुल। तो सर स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करे? मैम, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के टाइम में देखा जाए तो। स्टूडेंट जैसे मुझे मिलते हैं खूब, हज़ारों लोगों से मैं सुबह से लेकर शाम तक डील करता हूँ, तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज रहता है कि हम एक्चुअली टाइम को कैसे मैनेज करें। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा है ना? उसके अलावा कुछ फ्रेंडशिप का भी हो सकता है। तो ऐसे मैटर में हमारे लिए जो है ना, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यानी इसका मतलब ये
कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है या हो चुका है वो भी 24 घंटे ही रखते थे पूरे दिन में, और जो दिन भर मटर गश्ती घूम रहा है उसके पास भी 24 घंटे ही है। तो वो जो 24 घंटे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो। जैसे मुझे एक फार्मूला समझ में आता है 8-8 का फार्मूला, यानी इसका मतलब 8 घंटे प्रॉपर नींद का टाइम होना चाहिए। 8 का 7 घंटे भी कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। तो 7 घंटे की मान लीजिए आपके पास नींद होती है ना। 8 घंटे का आपके पास में अदर एक्टिविटीज़ का दे देते हैं, यानी उसमें खेलना कूदना भी, एक्सरसाइज को भी मैं इसमें डालता हूँ कि एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है, आपको मेंटल फिजिकली स्ट्रांग भी होना जरूरी है। तो उसमें कुछ मेडिटेशन का पार्ट भी आप करते हो, योगा भी करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हो, और लेकिन 8 घंटे फिर वो डेडिकेटेड स्टडी चाहिए। यानी 8 घंटे रेस्ट का हो गया, 8 घंटे अदर एक्टिविटीज़ का, और 8 घंटे डेडिकेटेड स्टडी का। अब वो जो 8 घंटे है उसको फिर प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। फिर उस 8 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, फ़ोन में साइलेंट करके मेरा अलग रख दूँ। अब मुझे किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, घर वालों से मैं बाद में बात करूँगा, दोस्तों से बाद में बात करूँगा, ये मेरा पढ़ने का टाइम है। तो उसमें 8 घंटे में मैं और मेरी बुक्स, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई। अब उस 8 घंटे को आपको मैनेज करना है। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट में एक, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो एक सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए, तो पहले वाले को भूल गया। तो इसको बार बार रिवाइज करने का तरीका है एक शॉर्ट नोट्स बनाना। यानी आप जिस समय तैयारी कर रहे हो उस समय अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, और शॉर्ट नोट्स का मतलब वो शॉर्ट होना चाहिए। यानी आपने मान लो एक बुक से दूसरी बुक तैयार कर दी, या एक नोट से दूसरा नोट्स तैयार कर दिया, तो वो किसी काम का ही नहीं। वो काम का कब होगा, जब बहुत फिल्टर्ड नोट्स होंगे। यानी ऐसे नोट्स हों जिनमें कि आप क्या कर रहे हो, जिनमें कि आप वो फ्लो चार्ट्स बना रहे हों, ट्री चार्ट्स बना रहे हों, या कुछ पाई डायग्राम आपने बनाए हों। तो इस तरह के डायग्राम बना बना करके आपने अपनी बात करी हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे में मैप्स का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, कोई डायग्राम्स का यूज़ हो सकता है, तो वो डायग्राम आपने उसके बनाए हों, तो उसका फ़ायदा फिर क्या होगा कि जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपके उस नोट्स में वर्ड्स कम है, मैटर ज़्यादा है। तो ऐसे में जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे तो जो सब्जेक्ट आप शायद महीने भर में रिवाइज करने वाले हैं वो 5 दिन में रिवाइज हो जाएगा, तो आपका टाइम वहाँ बच गया। तो एक बार आपको शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर लास्ट में आप मेहनत से बच जाओगे। ये सर 8 घंटे की कंटिन्यूस तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें जैसे बच्चे ब्रेक लेते हैं तो कई बहुत लंबा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ होते हैं वो शॉर्ट ब्रेक से पढ़ते हैं, तो ब्रेक के लिए आप क्या टिप दोगे? देखिए, जैसे हर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। शायद मुझे लगता है कि 55 मिनट एक ऐसा टाइम होता है, मैंने कहीं पढ़ा था स्टडी में, कि 55 मिनट ही एक स्टूडेंट अपना कंसंट्रेशन कर सकता है, उसके आगे नहीं कर पाता वो। इसको मैं 1 घंटे ले लेता, तो 1 घंटे आप लगातार पढ़ सकते हो, उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते। तो 8 घंटे मैं कहूँ कि रेगुलर पढ़ना है तो वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका तरीका है कि एक एक घंटे के स्लॉट्स में होगा। अब 8 घंटे का मतलब है 4 घंटे का टाइम सुबह, 4 घंटे का टाइम शाम को, ऐसे हो सकता है। या आप जैसे कोचिंग्स अगर जाते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप क्लास लेते हो, तो उसके अलावा भी आपको कम से कम 6-7 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना पड़ेगा। उसको आप कैसे मैनेज करते हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चलेगा। कोई ये कहता है कि उसको टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ने में मजा आता है, कोई कहता है बेड पर लेट के पढ़ता है, कोई कहता है कि नहीं वो तो चलते चलते पढ़ता है। अब मैं ये कहूँ कि नहीं जी ये मेरा वाला तरीका बेस्ट है, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। अल्टीमेट बात ये है कि आपको समझ में कैसे आता है, आप कितना लंबा सिटिंग उसमें कर सकते हो। तो वो टाइम मैनेज करना वो आपकी चॉइस है, कैसे करते हो, लेकिन बस वो होना ऐसे चाहिए कि आपकी प्रॉपर स्टडी हो बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। तो सर इसके लिए आप दिन का टाइम ज़्यादा प्रेफर करोगे या रात का? देखिए, मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं रात वाली पढ़ाई को कभी प्रेफर नहीं करता। रीज़न इसके पीछे ये कि बायोलॉजिकल क्लॉक इसमें काम करती है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे स्टूडेंट जो है ना, या कोई भी काम करने वाला है, उसके लिए दिन बनाया कि दिन में वो काम करना है, रात तो सोने के लिए होती है। तो अगर आपने मान लीजिए इसका उल्टा कर दिया, तो सबसे पहले तो आपके फिजिकल जो है ना वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। जैसे नींद आनी बंद हो जाएगी, पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, और बाकी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो उसका नुकसान ही होगा कि आपकी नींद तो कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि दिन में तो कौन सोता है। दूसरा, आपको एग्जामिनेशन हमेशा दिन में ही देना है, तो आपने मान लो वैसे कंसिस्टेंटली काम करना शुरू कर दिया कि आप केवल क्या कर रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो फिर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो दिन में आपको नींद आएगी। तो इसलिए बेटर तरीका यही होगा कि आप दिन में पढ़ो। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ प्रेफर इसमें करूँगा, सिएस्टा टाइम होता है, सिएस्टा का मतलब दोपहर की नींद, तो स्टूडेंट को दोपहर में ज़रूर सोना चाहिए। अब वो सोने का 2-4 घंटे नहीं होता, आधा घंटा ही सो ले, पौना घंटा सो ले, लेकिन वो एक तरह से रिचार्ज है, पावर नैप। वो पावर नैप है। उस पावर नैप का फ़ायदा ये होता है कि अल्टीमेटली आप जो है ना बहुत
शाम तक या रात को देर तक पढ़ सकते हो। एनर्जी रिस्टोर हो जाता एनर्जी रिड्यूस होगा, वो एनर्जी रिस्टोर कर देता है वो। ये है। है। सर IAS RAS के एग्ज़ाम में NCERT का क्या रोल रहता है? मैम आजकल एक मिथ चला रखा है कि एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है, जबकि मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा काम की एनसीईआरटी है। यानी किसी को भी अगर तैयारी स्टार्ट करनी है तो उसको पहले एनसीईआरटी से करनी चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि एनसीईआरटी जो है ना वो तो 11-12 की है और आपके एग्जामिनेशन की क्वालिफिकेशन जो है वो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, तो 11-12 की बुक क्या काम आएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो आरपीएससी हो, उसके किसी भी एग्ज़ाम का कम से कम 70-80% पोर्शन है ना वो एनसीईआरटी कवर कर लेता। आज भी ऐसा है। अब वो एनसीईआरटी जो है ना वो कौन सा 2005 से पहले वाली एनसीईआरटी, यानी आपको एक ब्लेंड बनाना पड़ेगा चैप्टर्स का। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी नई वाली में भी अच्छे हैं, जैसे कुछ साइंस की बुक बहुत अच्छी है एनसीईआरटी की नई वाली, तो वहाँ आपको नई वाली बुक पढ़नी पड़ेंगी। तो उसमें दोनों तरह से काम करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि नई एनसीईआरटी भी और पुरानी एनसीईआरटी भी, तो उसमें दोनों ही तरह की एनसीईआरटीज़ को अपने सिलेबस से मैच करना पड़ेगा। सिलेबस से मैच करने के बाद सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा पुरानी एनसीईआरटी को, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझा रखा था। अब 2005 यानी आज से 20 साल हो गए, तो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, तो उन फैक्ट्स को आप अवॉइड कर दें, केवल हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आज भी उन एनसीईआरटी से बेटर नहीं है। जब बेस वहीं से बनता है। बेस वहीं से करेगा, फिर आप रेफरल बुक्स की तरफ चले जाएं, लेकिन वो स्टार्ट आपको वहीं से करना पड़ेगा। एक इंग्लिश में कहावत है ना, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत स्क्रैच से होनी चाहिए, और वो स्क्रैच जो है वो उसका एनसीईआरटी है। इस स्टूडेंट की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है? स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव रहता है इसका? मैम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा कर रहा है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वो ख़राब हो गया, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा पैदा कर रहा है। अब उसके पीछे रीज़न हमारा खुद का नेचर है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, एक नोमोफोबिया होता है, नो मोबाइल फोबिया, यानी इसका मतलब है कि हमारा मोबाइल अगर मान लो 2 मीटर दूर हमसे रखा हुआ है और हम पढ़ने बैठे हैं, तो हमारा बार बार ध्यान जाता है कि वो कहीं किसी का फ़ोन तो नहीं आ रहा, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ रहा। तो ये नो मोबाइल फोबिया हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। यानी हम अगर मान लीजिए गलती जल्दी में अगर घर मोबाइल छोड़ के चले गए और अपना जहाँ हमें जाना हम पहुँच गए, तो हमारा पूरे दिन काम में मन ही नहीं लगेगा। ये नो मोबाइल फोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी से बन चुका है। तो स्टूडेंट भी उसी दौर से गुजर रहा है, वो अलग तो है नहीं, सोसाइटी का पार्ट है वो। लेकिन बिना सोशल मीडिया के मैं ये कहूँ कि आप दूर भगा दो, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंट्रोल ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सेल्फ कंट्रोल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूँगा, कि सेल्फ कंट्रोल यानी कि आपको क्या करना है, कितना देखना है, कंटेंट क्या देखना है, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। यानी कि जैसे यूट्यूब का रोल है, अब यूट्यूब पे आप क्लासेस देखते हो, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि आप फालतू केवल स्क्रॉलिंग पे जा रहे हो। अब ये रील्स तो ज़्यादातर किसी काम की होती नहीं है। यानी अगर कोई रील्स आपको मोटिवेट कर रही है, कोई रील्स केवल एंटरटेन कर रही है, तो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। लेकिन वो रील्स अगर नॉलेज दे रही है तो हमारे काम की हो सकती है। ये तो सर स्टूडेंट चलो सिलेबस कवर कर लेता है, रिवीजन के लिए सही तरीका क्या होगा? मैम जैसे अभी मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है। यानी जिस समय आप क्वेश्चंस जिस समय आप सिलेबस तैयार कर रहे हो, उस समय जैसे पहले हमने बेसिक बुक्स की बात की, जैसे एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स हो गई, फिर हम जो है वो हायर थोड़ा सा बुक्स पे चले जाएं। फिर जब आपने ये सारा तैयार कर लिया, नोट्स भी इसमें ज़रूरी हैं, वो भी तैयार करना है, फिर फाइनली आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। उन शॉर्ट नोट्स में आपकी एनसीईआरटी का, आपकी बुक्स का और आपके नोट्स का, इन सब का पूरा एक ब्लेंड होना चाहिए। यानी आपने सबको जोड़ के अपना शॉर्ट नोट्स बना दिया। अब आपको ना बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ और पढ़ना है, बस वो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वो नोट्स हों, सारा मैटर आपका कवर करते हों, जिसमें लैंग्वेज कम हो, यानी आप उसको पढ़ने की बजाय जब देखो तो आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आए, यानी केवल उस मैटर को देखने से आपके समझ में सब कुछ आ रहा हो। तो अब रिवीजन करने में क्या होगा, फिर वो बहुत आसान हो जाएगा। अब रिवीजन करने का एक तो शॉर्ट नोट्स हो गया, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा इसमें कि रिवीजन करने के लिए ज़रूरी है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारी बुक्स ऐसे मार्केट में आपको मिल जाएंगी जिनमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। अब वो क्वेश्चन जैसे RAS के भी हैं, UPPCS के हैं, MPPCS के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, UPSC के हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी, पहला टॉपिक आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पिछले 20-25 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब उन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि 2-3 लोग साथ बैठे हैं उसमें,
और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। 2-3 लोग क्यों बैठे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन देखा, जिसमें मान लीजिए प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की बात करूं, एमसीक्यू वाले, तो पहला क्वेश्चन देखा, उसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। अब आपने अगर मान लो सीधे उस पर आंसर पर चले गए तो वो किसी काम का नहीं है। बेटर तरीका क्या है कि ए बी सी और डी, हमें चाहे आंसर पता है, हमें ऑप्शन सही पता है, लेकिन फिर भी हम उन चारों में अलग अलग जो है वो डिस्कशन करें कि ये ए इसका आंसर है तो क्यों नहीं है, बी इसका आंसर क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों है। यानी आप अलग अलग पॉइंट पे बात कर रहे हो, तो फायदा इसका क्या होगा कि आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यानी आपने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार कर लिया। तो इससे फिर अगर आपने 100 क्वेश्चन मान लो 1 घंटे में तैयार किए, तो 100 की जगह वास्तव में 400 क्वेश्चन हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज करने का। मतलब सेल्फ मेड नोट्स और PYQs। जी बिल्कुल। ठीक है, तो सर स्टूडेंट के सेल्फ इवोल्यूशन पे आपके क्या थॉट्स हैं? मैम कोई भी सबसे पहले तो मॉनिटरिंग अपनी खुद ही कर सकता है। यानी सामने वाला जो है ना, सीसीटीवी लगा के 24 घंटे आपके सामने नहीं घूम सकता। वो चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो कोई टीचर्स हों, चाहे आपके कोई मेंटर्स हों, अल्टीमेटली तो आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो उसमें फिर करना इसके लिए क्या है कि सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर ज़रूरी है। यानी मैं जब रात में सोऊं तो मुझे ध्यान रहे कि मैंने पूरे दिन में किया क्या। अब मैं अगर उसकी पूरी तरह सुबह से लेकर शाम तक मैंने जो कुछ किया, मैं उसकी लिस्ट बनाऊं, और उसमें अगर मान लीजिए मैंने जो चार्ट बनाया था कि मान लो मुझे 8 घंटे आज सेल्फ स्टडी के निकालने, अगर वो 8 घंटे निकले हैं तो मेरा दिन सफल है। और मैंने वो 8 घंटे जो है वो पढ़ने की जगह पे घूमने में बिताएं तो फिर वो बेकार है। तो यहाँ पर इसीलिए सेल्फ कंट्रोल को मैं प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। सर एक बच्चों की बड़ी समस्या रहती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। मैम इसके पीछे रीज़न है कि सिलेबस एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा सिलेबस है कि इसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैंने सिर्फ बोला PYQs को देखना जरूरी है। यानी जैसे कि मान लीजिए RAS के मैं एक सिलेबस की बात करूं, जैसे एक हिस्ट्री में बहमनी साम्राज्य नहीं है सिलेबस में, लेकिन बहमनी से जो है ना वो बुक्स में बहमनी साम्राज्य है। तो अब आपको जब तक वो सिलेबस नहीं पता होगा तब उसको पढ़ते रहोगे फालतू। तो हमें ज्ञान नहीं इकट्ठा करना, हमें पहले सक्सेस चाहिए। तो सक्सेस के लिए हमें सबसे पहले उसको रिवाइज करना जरूरी है, सिलेबस को। फिर सिलेबस के बाद में जाऊँ PYQs की तरफ, तो PYQs से आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके समझ में आएगा मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। कई स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ा सा एलिमिनेशन की तरफ जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, उनके मैथ समझ में नहीं आती। जैसे मैं भी आर्ट्स वाला रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आती मैथ्स। अब मैं कितना ही माथा मार लूँ, मैथ्स मेरी समझ में आएगी नहीं, ये बात मैं जानता हूँ। तो अब मैं बिना मतलब में उसमें टाइम खराब करूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा। इससे बेटर तरीका क्या हो गया कि मैं उसकी जगह पे उस 8 क्वेश्चंस को छोड़ दूँ और उसकी जगह पे मैं टाइम दे दूँ दूसरे सब्जेक्ट्स को। यानी मुझे टाइम बचाना नहीं है, मुझे टाइम तो उतना ही यूज़ करना है, लेकिन मैंने वो टाइम दूसरे सब्जेक्ट को दे दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे पता चल गया कि मैंने अगर मैथ्स से मान लो मेरे को 20 घंटे लगाने थे, 20 घंटे मैंने मान लीजिए हिस्ट्री में दे दिए, तो मैं वहाँ पर और अच्छे नंबर लेके आ सकता हूँ। तो मुझे वहाँ वो कवर करने का मौका मिल जाएगा। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी आपको खुद को बनानी पड़ेगी। वो बनेगी कैसे? PYQs के थ्रू। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बड़ी चुनौती है, बिल्कुल बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप कहो कि आप सारा सिलेबस कवर कर लोगे, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन उसमें फिर आपका GD या ग्रुप डिस्कशन आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक आपने पढ़े, कुछ टॉपिक्स आपके फ्रेंड्स ने पढ़ लिए, फिर आपने बैठ कर डिस्कशन कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करना ईजी होगा। सर प्री जैसे MCQ बेस्ड होता है और मेन सब्जेक्टिव या उत्तर लेखन जैसे होता है, और इंटरव्यू तो व्यक्तिगत परीक्षण होता ही है। तीनों के लिए सटीक सही रणनीति क्या? मैम तीनों के लिए सबसे पहले तो कि आपको अपने आप को तैयार करना है। यानी आपको प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी और इंटरव्यू के हिसाब से, तीनों सब तैयार करना है। आजकल स्टूडेंट्स में ना एक रीडिंग हैबिट बहुत कम होती जा रही है। यानी हम लोग पढ़ते ही नहीं। ग्रेजुएशन में स्टूडेंट जो है ना 1 वीक सीरीज़ पढ़ते हैं, 1 वीक सीरीज़ को भी 1 नाइट सीरीज़ बना रखा है उन्होंने। यानी वो एक रात पहले लेके आते हैं उसको, उसमें भी निशान लगाते हैं कि इसको पढ़ूँ इसको छोड़ूँ, और फिर वो जाके एग्ज़ाम दे आते हैं। तो कई तो कंडीशन ऐसी हैं कि जैसे इंटरव्यू हम लोग उनसे पूछते हैं कि बताओ अभी तुमने BA किया या BSc किया, तो उसमें फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर्स तुम्हारे थे। उनको वो पेपर्स के नाम ही याद नहीं। क्यों याद नहीं है? रीज़न उसके पीछे सीधा सा क्या है कि उन्होंने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं कुछ।
तो रीडिंग हैबिट ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें नोट्स कल्चर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, और जिस तरह से अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि केवल नोट्स के दम पर आपको सिलेक्शन ले सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको बुक्स की तरफ जाना ही पड़ेगा, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो फाइनली आप जब बुक्स की तरफ जाओगे तो आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो क्योंकि तीनों एग्जामिनेशन को या तीनों स्टेज को एक साथ तैयार करना है, प्री को, मेंस को, इंटरव्यू को, तो जब हम तीनों को एक साथ तैयार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन प्री का है, ये वाला क्वेश्चन मेंस का है, और ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो हम फिर उसको वैसे तैयार करना और वैसे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो तैयारी एक साथ ही करनी है तीनों की। लेकिन प्री में आपको थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा चाहिए। मेंस में वो जो फैक्ट आपके पास है उसको एनालाइज कैसे करना है वो हमें समझना है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे आपने अब नेपाल में वायलेंस हुआ, ये तो एक मैटर हो गया, लेकिन उस नेपाल के वायलेंस के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस नेपाल के वायलेंस की वजह से साउथ एशिया में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या कुछ ग्लोबल चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसा नेपाल में अकेले में थोड़ी हुआ है, पहले अफगानिस्तान में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है। तो क्या उसका इम्पैक्ट भूटान पे भी आएगा, या पाकिस्तान पे भी चल रहा है फिलहाल, क्या इंडिया पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये हमें उसको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं 360 डिग्री व्यू एंगल। यानी जैसे कि अगर इस हाथ को मैं ऐसे देखूं तो मैं केवल सामने की तरफ से नहीं देखूं, मैं इसको चारों तरफ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप 360 डिग्री व्यू एंगल लेके चलोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा कि आपके सामने चाहे उसी टॉपिक में से प्री का क्वेश्चन आए, चाहे मीन्स का है, चाहे इंटरव्यू का, आप हमेशा उसके लिए तैयार हो। यानी प्लेयर तो एक ही है, अब उसी प्लेयर को वनडे भी खेलना है, उसी प्लेयर को T20 भी खेलना है, और उसी को जो है वो टेस्ट भी खेलना है। तो शॉट सिलेक्शन किस तरह का होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बॉलर बॉल कैसी फेंकेगा वो बॉलर डिसाइड करेगा, लेकिन आपको शॉट कैसे खेलना है वो आप डिसाइड करोगे। बिल्कुल ये सर, IAS RS में सिलेक्शन कोई निश्चित नहीं होता है, तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो तो उसके बाद स्टूडेंट क्या करे? मैम, सिलेक्शन जो है ना वो तो किसी भी चीज़ में सर्टेन नहीं है। मैं ये बोलूँ कि मैं ये काम करूँगा वो 100% सफल होगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। लेकिन फिर भी हाँ, सिलेक्शन की रेट बहुत कम है। जैसे RAS की पिछली जो एग्जामिनेशंस थे उसमें 7-7, 8-8 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, फाइनली वैकेंसी तो 1000 ही होती है। यानी जो सिलेक्शन रेशो है वो 0.01 के आसपास आया था, 0.001 के आसपास आता है, तो बहुत नीचे की तरफ चला जाता है वो। अब बाकी लोग जो है वो क्या करें, तो बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो मुझे लगता है इसमें ऑप्शन बी भी साथ में लेके चलना ज़रूरी है। यानी केवल सिविल सर्विस पर नहीं चलना, एक ऑप्शन बी हम साथ में ले लें। इस ऑप्शन बी का मतलब है कि जैसे कि आपने MA MSc MCOM कुछ कर लिया, उसके साथ में आपने नेट कर लिया। नेट करने से आपके पास एक रास्ता और खुल गया कि आप कॉलेज लेक्चर की तरफ जा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो। तो ये एक रास्ता हमेशा हमें ओपन रखना। तो केवल एक एग्जामिनेशन में भरोसा नहीं करना। आपका सिलेक्शन होगा, मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक पे भरोसा करोगे तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन बी या ऑप्शन सी हमें साथ लेके चलना चाहिए। प्रैक्टिकल बात तो यही है। जब इंटरव्यू में बोलना होता है तो ये बात भली मत बोलो, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको ऑप्शन बी हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स भी देने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए, लेकिन पहले तो वही देने चाहिए जो कि आपके Main सिलेबस focus से मैच करते हो। जी उसे IAS RS की तैयारी में कोचिंग की क्या नीड है? मैम, कोचिंग जो है ना वो आपके सिलेक्शन को थोड़ा सा आसान कर देती है। आसान कैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसको रेशो में डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो शायद सेल्फ जो है ना, जो एफर्ट्स हैं वो 80% है, कोचिंग का रोल 20% है। क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले तो शायद 15 लाख लोग होंगे आज राजस्थान में कम से कम 15 लाख लोग जो है ना वो कोचिंग कर रहे हैं। मैं ये मानता, 15 लाख नहीं 10 लाख मान लेते हैं एक बार को, और वैकेंसी आ रही है 1000। अब उन 15 लाख में से 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है। UPSC में ये 15-15 लाख तक पहुंच जाता है जो फॉर्म भरने वाले हैं, वहाँ भी 1000-1100 तक वैकेंसी होती हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम ये मानें कि इसका सिलेक्शन होगा या इसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उसके एफर्ट्स पे। अब उसके जिस तरह के एफर्ट्स होंगे उस तरह से उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सर, मेंटोर का क्या रोल रहता है इसमें? मैं मेंटोर का रोल जो है ना वो ये है कि मेंटोर आपको गाइड करता है। सबसे पहले तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था क्या पढ़ें क्या छोड़ने वाला मैटर, तो वो मेंटोर आपको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या छोड़ना चाहिए। तो वो एक ज़रूरी चीज़ हो गया। दूसरा, किस सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री जब तक आप स्टोरी लाइन की तरह से नहीं पढ़ोगे आपके समझ में नहीं आएगी। पॉलिटी का पढ़ने का तरीका है, जब तक आप पॉलिटी को
रिसेंट जो इवेंट्स हैं उनसे नहीं जुड़ोगे वो समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी का तरीका है कि आप मैपिंग और डायग्राम से नहीं जुड़ोगे वो समझ में नहीं आएगा। तो मेंटोर का रोल ये है कि वो आपको ये बताते हैं कि सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना है। तो वो फाइनली उसका असर क्या होगा कि आपका जो एफर्ट्स है ना वो थोड़े से ईजी हो जाएंगे। तो गुरु का काम ये होता है कि वो आपको रास्ता दिखाता है। चलना हमें ही पड़ता है, उस पर मेहनत हमें ही करनी पड़ती है, लेकिन हमारा काम केवल रास्ता दिखाना हो सकता है। तो सर तैयारी के लिए ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है कि ऑफलाइन? मैम दोनों ही अच्छे हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है वो। अगर कुछ जैसे हम क्लास में जब पढ़ाते हैं, मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जैसे हाउस वाइफ्स हैं, हाउस मेकर्स हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम घर में रह के तैयारी कर सकती हैं, हम नहीं आ सकती वहाँ पर। लेकिन उन्होंने एम्बिशन बना रखी है, बहुत अच्छी बात है, और वो डेडिकेटेडली उसकी प्रिपरेशन भी कर रही हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन बहुत बेटर हो गया, क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन शायद उनका अलाउ नहीं कर रहे। हाँ, ऑफलाइन का शायद विकल्प आज भी कोई भी नहीं है, मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ में, कॉलीग्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो इंटरेक्शन जो है ना वो फ्रेंडशिप वाला ही बनता है। दूसरा, वो इंटरेक्शन जो है वो आपको सही गलत की तरफ भी लेके जाता है। ग्रुप डिस्कशन आप में डिस्कशन करते हो, आप चीज़ों को समझते हो, आप शायद बेटर पर्सन बनते हो उन सब चीज़ों में। ऑनलाइन में आप एक रूम के अंदर बंद होकर रह जाते हो, लेकिन जैसी कंडीशन है वैसा ही है। ये बात भी सही है कि ऑनलाइन में आपका टाइम भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन में शायद आप 2-2 4-4 घंटे चल करके कहीं पहुंचते होंगे शायद, यानी 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 4 घंटे खराब हो गए आपके। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के प्रॉफिट लॉसेज हैं, लेकिन जैसी आपकी कंडीशन है आपको उस पर चलना चाहिए। सर तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है? मैम टेस्ट सीरीज वही सेल्फ एवेल्यूशन है, यानी टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि आप जो है ना वो क्या कर रहे हो और कितना कर रहे हो। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है, या किस सब्जेक्ट में कोई टॉपिक आपका वीक चल रहा है, तो वो पता चलेगा किसकी वजह से, इसी टेस्ट सीरीज की वजह से। तो टेस्ट सीरीज का मैं मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। यानी जैसे ही आरएएस का या आईएएस का नोटिफिकेशन आए आपके सामने, जैसे प्री की तैयारी के लिए मेरे हिसाब से 4 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है, तो उस 4 महीने में केवल टेस्ट सीरीज की तरफ चलना चाहिए फिर। यानी जब आप खुद को जांचना चाहते हैं, खुद को परखना चाहते हैं, तो उसमें टेस्ट सीरीज का रोल आता है। अभी जो टेस्ट सीरीज है वो जैसे कई तरीके का फुल लेंथ टेस्ट दें या आप सेक्शन वाइज टेस्ट दें, वो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। आप अभी तैयारी पूरी कर चुके हैं, आपने पहले बहुत सारे मॉडल टेस्ट दे लिए हैं, तो फिर आप फुल लेंथ टेस्ट की तरफ चले जाएं, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। आपको लग रहा नहीं मैं सेक्शन वाइज तैयार कर सकता हूँ, तो आप सेक्शन वाइज, इस समय मार्केट में अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो देते हैं अलग तरह की टेस्ट सीरीज। तो वो सेक्शन वाइज आपको टेस्ट लेना है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, वो तो आपकी चॉइस है। लेकिन एक जैसे एक ऐड आया करता था पहले बॉर्नविटा का, उसमें एक माँ अपने बच्चे को जिम्नास्टिक करवा रही होती थी, तो माँ ये बोलती थी कि बेटा जो गलतियाँ करनी है वो यहाँ कर ले, क्योंकि वहाँ तेरे को फिर गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये टेस्ट सीरीज के साथ भी है, यानी कि जो गलतियाँ करनी है स्टूडेंट वो टेस्ट में कर ले, क्योंकि फिर एग्जामिनेशन हॉल में गलती करने का मतलब है कि एक गलती का मतलब है कि आप कम से कम 20,000 लोगों से पीछे हो गए, तो वहाँ फिर आपको मौका नहीं मिलता। तो सर तैयारी में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अलावा बुक्स और नोट्स का क्या रोल रहता है? मैम जैसे बता रहा था कि अभी यूपीएससी के क्वेश्चंस हों चाहे आरपीएससी के क्वेश्चंस हों, आरएस वाले, उनका ट्रेंड कुछ ऐसा बन चुका है कि वो टफ क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब ऐसे में नोट्स अपनी जगह पे काम करते हैं, बुक्स अपनी जगह काम करती है, लेकिन शुरुआत बुक से होनी चाहिए। फिर आप जब बुक से पढ़ लें फिर आप नोट्स की तरफ चले जाएं। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे नोट्स उन टॉपिक को ईजी करके दे देता है, जो आपने क्लासरूम में पढ़ा है, अपने हाथ से आपने लिखा है, तो वो ईजी कर देते हैं उसको, क्योंकि वो अपने हाथ से लिखा है। दूसरा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी होती है, बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। तो मैं ये कहूँगा कि बुक्स और नोट्स दोनों को साथ लेके चलना है, यानी पूरी तरह डिपेंडेंसी ना तो बुक्स पे बनानी है, ना पूरी तरह डिपेंडेंसी नोट्स पे बनानी है। जैसे मेंस का जो क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखते हो, तो उसमें आंसर जो है ना वो हमेशा ना तो बुकिश लैंग्वेज में होना चाहिए और ना वो चालू लैंग्वेज में। चालू लैंग्वेज में हम जैसे आपस में बात करें वो चालू लैंग्वेज हो गई, तो वो लैंग्वेज हमेशा कैसी होनी चाहिए जो इन दोनों के बीच में हो, ना तो पूरी तरह बुकिश हो ना पूरी तरह से ये रेगुलर वाली लैंग्वेज हो। वो लैंग्वेज फिर नोट्स में आपको मिलती है, तो इसलिए नोट्स आपको मेंस में बहुत हेल्प करता है। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, थोड़ा डिटेल में बताएं। मैंने आपको बताया था पहले शुरू में कि शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि फिल्टर्ड नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होना, जैसे आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको लग रहा है कि जब मैंने पहली बार कोई टॉपिक पढ़ा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने तुरंत उसका शॉर्ट नोट बना दिया, तो आप उस बुक से कॉपी कर दोगे पूरा का पूरा। तो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो,
जब आपने एक टॉपिक 4 बार पढ़ लिया तो आपके समझ में आ गया कि देखो ये चीज़ तो मेरे को वैसे ही याद रहेंगी, अब इन चीज़ों को मैं लिख लूँ तो मुझे बहुत लंबे टाइम तक वो याद रहेगी या आगे रिवाइज करने में मुझे आसान होगा। तो जैसे आपने किसी चीज़ के मेजर पॉइंट्स लिख लिए, उनके फिर सब पॉइंट्स बना दिए बस, या उसके ट्री चार्ट्स बना दिए। तो शॉर्ट नोट्स के लिए पहले क्या करना चाहिए कि आपको वो टॉपिक या चैप्टर जो है ना वो 3-4 बार पढ़ लेना चाहिए। फिर उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें लैंग्वेज कम हो, उसमें फ्लो चार्ट ज़्यादा हो, उसमें डायग्राम ज़्यादा हो, अलग अलग कलर्स के पेन का आप यूज़ कर रहे हो और थोड़ा सा विजिबल हो वो। तो जितना ज़्यादा विजिबल होगा उतना ज़्यादा वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप अलग अलग कलर की चीज़ें आप देखते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो इसलिए उसमें अलग अलग कलर्स के पेन का यूज़ करना ज़रूरी है, को डायग्राम्स का यूज़ करना ज़रूरी है, उसमें मैप्स का यूज़ करना ज़रूरी है। तो फिर वो शॉर्ट नोट ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसान रहेंगे। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? मैम जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने बताया बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप वो बुक्स लेके आएँ जिनमें कि सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दे रखे हों, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसान होगा। आपने मान लीजिए ऐसी बुक खरीदी जिसमें कि ईयर वाइज क्वेश्चंस हों, मतलब 2025 क्वेश्चंस एक साथ हैं, वो 24 के हैं, वो 23 के हैं, तो आपको जैसे अभी आपने इंडियन पॉलिटी खत्म कर दी या आपने मान लीजिए इंडियन इकोनॉमिक्स खत्म कर दी, तो वो आपको अलग अलग जगह पर जाकर क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, तो आपका टाइम खराब होगा। आपने अगर मान लीजिए वही ऐसी बुक ले ली जिसमें कि क्वेश्चन इस तरह से हो सेक्शन वाइज, तो वही आपका टाइम वहाँ बचेगा। तो जैसे ही आपने चैप्टर ख़त्म किया वैसे उसको शॉर्ट नोट्स बना दिए और उसके PYQ को सॉल्व कर लिया। करंट अफेयर्स में हमेशा आज ही मेरा मानना है कि बिना न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स काम नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर जिस तरह से एनालाइज करते हैं और दूसरा न्यूज़पेपर जिस तरह से इवेंट्स में चलता है, यानी इसका मतलब ये कि वो डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जैसे मान लो कि उसमें बांग्लादेश में वायलेंस हुआ या नेपाल में वायलेंस हुआ या मान लीजिए विंबलडन चल रहा है या मान लीजिए कुछ और इवेंट चल रहा है, तो वो डेली कुछ ना कुछ इसमें होता है। या मान लीजिए संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का कुछ समिट हुई, तो उसमें कौन जाएगा, कब जाएगा, उसका थीम क्या होगा, फिर उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या उसमें रेजोल्यूशंस पास हुए, तो ये कई दिन तक चलने वाली चीज़ है। तो न्यूज़पेपर से फ़ायदा क्या होता है कि आप लगातार उसको पढ़ते हो, तो वो इवेंट्स में जब आप पढ़ते हो तो वो आपको याद रहता है। और वहीं आपने केवल क्या किया, कुछ मंथली मैगजीन उठा ली, एनुअल एडिशन उठा लिया, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। लेकिन न्यूज़पेपर्स के नोट्स बनने ज़रूरी है। अब वो न्यूज़पेपर्स के नोट्स दो तरह से बनेंगे, एक तो न्यूज़ फॉर्म में और एक व्यूज़ फॉर्म में। न्यूज़ का मतलब है कि जैसे आपके सामने जो न्यूज़ आ रही हैं उसका आपने एक नोट्स बना लिया। व्यूज़ का मतलब है कि एक एडिटोरियल वाला पेज होता है उसमें बीच में। वो जो एडिटोरियल है उसका फ़ायदा ये होता है कि हम उसको पढ़ते ही नहीं कभी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ वही है। वो इसलिए कि एडिटोरियल्स में हर चीज़ का एनालाइज करते हैं वो, तो गेस्ट एडिटर्स होते हैं वो उसका एनालाइज करते हैं, अपने अपने व्यूज़ होते हैं उसमें। तो किसी भी चीज़ के आपको फ़ायदे, नुकसान, उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, वो सब जानना है, तो उसके लिए तरीका एडिटोरियल्स को पढ़ना है। अब एडिटोरियल्स आपने पढ़ लिया तो आपको 1 साल तक याद रहेगा, वो तो होगा नहीं, तो इसलिए उसको भी आप नोट्स में शामिल करें। तो 2 कॉपी बनाएं करंट अफेयर्स की, एक तो न्यूज़ की और एक व्यूज़ की। न्यूज़ में जो डेली चल रहा है, जैसे कोई अपॉइंट हुआ, किसी ने रिज़ाइन दिया, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हुई, किसी को अवार्ड मिला, कोई स्पोर्ट्स में किसी को जीता, हम वन लाइनर टाइप बना लें। और इसमें मेंस के लिए एडिटोरियल्स बहुत काम के हैं, तो उसमें फिर उसको फिर डिटेल में आपको लिखना है। जैसे मान लो नेपाल वाला एग्जांपल लें, तो उसमें इसके पीछे रीजंस क्या हैं, आपने ये पूरा लिखा, फिर इसका इम्पैक्ट फाइनली क्या होगा, इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा, इसका साउथ एशिया पे इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, तो आपने अलग अलग उसके कॉलम बना दिया। तो अब जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स में डेली कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो आप उन चीज़ों को उसमें ऐड करते चले जाओ। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपके वैल्यूएबल फीडबैक बच्चों की बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो लास्ट में आप कोई टिप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय मेहनत करनी चाहिए, इस समय मेहनत का टाइम है। जैसे कि स्टोरी पढ़ी थी मैंने एक बार कि एक लकड़ी काटने वाला था, वुड कटर, वो लकड़ी काट रहा था, तो वो 10 मिनट लकड़ी काटता, फिर जाके सो जाता, फिर 1 आध घंटे बाद उठता, फिर लकड़ी काटता 10 मिनट, फिर जाके सो जाता। तो एक कोई इंटेलेक्चुअल उसको देख रहा था, तो उसने उसको समझाने की कोशिश करी कि भाई ये तू कर क्या रहा है, कि मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, कि तू 10 मिनट लकड़ी काटता है फिर सो जाता है। बोलो और क्या करूँ, तो बोलो तू लगातार लकड़ी काट, यानी 2 घंटे 3 घंटे लगातार काम कर, फिर 10 मिनट रेस्ट कर, फिर लगातार 2-3 घंटे काम कर। कि उससे क्या होगा, कि उससे तू ज़्यादा लकड़ी काटेगा। कि उससे क्या होगा, उससे और ज़्यादा पैसे आएंगे। बोलो उससे क्या होगा, बोलो बड़ी गाड़ी खरीदेगा तू, बड़ी कार, वो बड़ा घर दे देगा, नौकर चाकर आ जाएंगे। बोलो उससे क्या होगा, उससे तू आराम करेगा। बोला अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आराम। अभी आराम कर रहा हूँ। अब ये आराम कब करना चाहिए,
मेहनत के बाद आराम करो तो कुछ फ़ायदे वाला है। यानी आप कंसिस्टेंट लगातार तैयारी कर रहे हो और फिर आप आराम करो तो फ़ायदे वाली चीज़ है। अब कोई 10 मिनट पढ़ाई करे और 2 घंटे आराम करे तो वो किसी काम का नहीं है, उससे फ़ायदा कुछ मिलना नहीं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि पहले आप लगातार मेहनत करो, फिर आराम करने का टाइम आपका अपने आप आ जाएगा। लेकिन अभी आराम करोगे तो फिर कल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करो, घर वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको शेयर करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब आपने सोच लिया कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपने टारगेट बना लिया, तो फिर सारा जोर जो सकता है स्ट्रेटजी के साथ में, एम्बिशन के साथ में उसको जुड़ जाओ और फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज ये थे दलवीर सर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।